प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा को लेकर कुछ समझौते हुए हैं। बड़े समझौते हुए हैं। 4,000 करोड़ रुपए के इस समझौते में दो बड़ी बातें हैं। पहली बात यह है कि एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए भारत से क्रेडिट लाइन उपलब्ध कराई जाएगी। और दूसरा बात जो इंपॉर्टेंट है वो यह है कि भारत की जो पावर कंपनियां हैं वो भूटान की कंपनियों के साथ पावर की डील करेंगी, वहां प्रोजेक्ट बनाने में उनका सहयोग करेंगी। टाटा पावर, रिलायंस पावर, अदानी पावर, तमाम पावर कंपनियां इसमें सहयोग करेंगी। सर, ये समझौते को थोड़ा सा अगर आप गौर से समझना चाहें, इसके फाइन प्रिंट पढ़ना चाहें, बिटवीन द लाइंस देखना चाहें, क्या है इस समझौते में खास? ये महत्वपूर्ण डील है। भारत ने हाल फिलहाल के वर्षों में कम ही ऐसा किया है जब क्रॉस बॉर्डर पावर की डील की है। पर भूटान एक खास तरीके का देश है। भूटान का की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसमें वहाँ हाइड्रो पावर की बड़ी संभावना है। भारत के लिए हाइडल पावर चुनौतीपूर्ण है। भारत की जिन जोन्स में हमें बांध बनते हैं वो भूकंप से प्रभावित भूकंप प्रवण जोन है, तो वहाँ जोखिम ज़्यादा है। भूटान में बड़ी क्षमताएं हैं। तो भूटान में जो पहली वाली इससे पहले की भी प्रोजेक्ट थी जिसको पुंगशू सेकंड हाइड्रोपोलिक पावर प्रोजेक्ट कहते थे, 220 मेगावाट की, उसको वो भी भारत की मदद से बनी थी जिसका अभी उद्घाटन हुआ है। लेकिन अब जो नई परियोजना है उस परियोजना का स्वरूप बदला हुआ है। इससे पहले तक भारत की सरकारी कंपनियां भूटान में निवेश करती थीं, जैसे कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी, और वहां सरकार के साथ मिलकर परियोजनाएं बनाती थी। इस बार प्रधानमंत्री ने जिसके सामने जो समझौता हुआ है उसमें भारत की 3 निजी बिजली कंपनियां भूटान की पनबिजली परियोजनाओं में निवेश करने जा रही हैं। टाटा पावर इसमें एक है, दूसरी अडानी है और तीसरी रिलायंस पावर है। और इन तीनों ने जो भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर जनन कारपोरेशन है जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रही है, उसके साथ समझौते पर दस्तखत किया है। तो एक तरह से बड़ा शिफ्ट है, जिस शिफ्ट में भारतीय निजी कंपनियों को भूटान में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में प्रवेश करने का मौका मिला है। और कारपोरेट संतुलन की दृष्टि से देखें, बिटवीन द लाइंस भी पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के साथ देश की तीनों प्रमुख पावर कंपनियां, रिलायंस तो बाद में आई है, पावर में अभी आना शुरू हुई, पर टाटा और अडानी दोनों प्रमुख कंपनियां हैं, वो तीनों कंपनियां एक साथ भूटान में निवेश करने के लिए समझौता करने गई हैं। इस बिजली के उत्पादन से भारत के तटवर्ती, भारत के सीमावर्ती इलाकों को तो बिजली मिलेगी, भूटान के आर्थिक विकास में भी इसका लाभ होगा। और अगर ये मॉडल सफल रहा, सक्सेसफुल रहा, तो फिर भारत अन्य देशों के साथ और सीमावर्ती अन्य देशों के साथ भी इस तरीके की परियोजनाओं पर विचार कर सकता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। विकसित देशों के संगठन ओईसीडी ने ये कहा है कि दुनिया भर में जो बाजार है मेटल का, उसमें दिक्कत आ रही है चीन की वजह से, चीन की ओवर सप्लाई की वजह से। चीन ने स्टील की सप्लाई दरअसल बढ़ा दी है। चीन से एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से ग्लोबल मार्केट में जो स्टील है उसकी ओवर सप्लाई हो गई है। दुनिया भर के देश इस ओवर सप्लाई से परेशान है। इस साल अगर आप आंकड़े देखें तो वो भी इसकी ताकीद करते हैं। इस साल चीन से स्टील के एक्सपोर्ट में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो समझना यह है कि भारत पर इसकी कितनी आंच है, भारत की कंपनियों पर, भारत के बाजार पर इसका कितना असर पड़ सकता है। भारत पहले से चीन के सस्ते स्टील से परेशान है। दरअसल जब से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की घोषणा हुई और खासतौर से स्टील, एल्युमिनियम, इन मेटल्स पर टैरिफ आए, उसके बाद चीन ने पूरी दुनिया के बाजारों में अपनी स्टील की आपूर्ति और सप्लाई बढ़ा दी है, क्योंकि चीन बड़ा स्टील एक्सपोर्टर है। यूरोप भी सब आपूर्ति से चुनौती महसूस कर रहा है, अमेरिका और बाकी बाजार भी कर रहे हैं। भारत के लिए और भी ज़्यादा चुनौती है। भारत में सस्ते चीन के सस्ते स्टील की डंपिंग की शिकायतें तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन अमेरिका ने टैरिफ की घोषणा की, क्योंकि जब अमेरिका के बाजार में चीन का स्टील नहीं पहुंचेगा तो वो अन्य बाजारों को ढूंढने की कोशिश करेगा। भारत में फ्लैट स्टील पर इंपोर्ट्स पर सेफगार्ड ड्यूटी भी लगाई गई है, जिसमें 12% 11% के आसपास अगले 3 साल के लिए। लेकिन इसके बाद भी जो इंडस्ट्री से खबरें हैं वो ये हैं कि चीन के सस्ते स्टील की डंपिंग चुनौती बनी हुई है। तो अब ये जो अतिरिक्त स्टील बाजार में तैर रहा है, इसने कमोडिटीज के बाजार में और मेटल के बाजार में एक असंतुलन पैदा किया है। एक तरफ अमेरिका का बाजार है जहां स्टील की कीमतें ऊंची हैं क्योंकि वहां पर ऊंचे टैरिफ है, और दूसरी तरफ बाकी शेष विश्व का बाजार है जहां स्टील की बहुतायत है, भरमार है, या जहां ओवर सप्लाई है। और उस ओवर सप्लाई का असर यह पड़ रहा है कि तमाम देशों के जो अपने स्टील उद्योग, क्योंकि स्टील एक ऐसा उद्योग है जो दुनिया की अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मौजूद है पहले से, तो जब भी सस्ता स्टील आता है तो उस पर असर पड़ता है। तो भारत सेफगार्ड ड्यूटी लगा चुका है और दबाव है कि अगर और ज़्यादा आयात बढ़ता है तो शायद सरकार को कुछ और कदम भी उठाने पड़ सकते हैं।